हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन प्रीवियस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2020 और 21 का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे ऐसा है, सेट 11 आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो हुंडी एक प्रकार का क्या है वो हमको यहाँ देखना है। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली वही को क्या हुंडी बोलते हैं। तीसरा है विनिमय पत्र, और डी में है कि सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो ये भाषा तो अभी प्रचलित है, ठीक है। हुंडी ये एक विनिमय पत्र है, ठीक है। है जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम में जो यूज करते हैं, बार्टर सिस्टम में अभी एक दूसरे को भुगतान करने के लिए। तो हुंडी वही है विनिमय पत्र। तो हुंडी उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय एक वित्तीय साधन के रूप में लिखित होती है जो व्यापार और वाणिज्य में उपयोग की जाती थी। यह एक प्रकार का विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज था, जिसका प्रयोग धन के लेन देन, ऋण या व्यापारिक संव्यवहारों के लिए किया जाता था। कर यह प्राचीन भारत में बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ठीक है, तो जो आंसर था उसी को देख के, बाकी यहाँ पर उसको देखने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। तो ध्यान देना है कि एक तरह से ये कह सकते हैं उस वक्त लिखा गया था पुस्तक, जिससे क्या है यहाँ पे टर्म आया है मस्तिष्क की सम्मोहक विजय। तो लोगों की इस तरह से उसको बोल सकते मोटिवेट करने के लिए लिखा गया था, ठीक है, यानी कि क्रांतिकारी बनाने के लिए। तो ये कथन है इसमें। फिर है इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था, तो ये भी सही है। देउस्कर द्वारा देश शब्द का जो प्रयोग किया गया था सिर्फ बंगाल क्षेत्र के लिए विशेष संदर्भ में नहीं किया गया था, इसका क्या व्यापक अर्थ था, सिर्फ बंगाल के आगे का भी कर सकते हैं इसने बात किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण रचना थी। इसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। यह पुस्तक 1904 में प्रकाशित हुई थी और स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। अब दिए गए कथन का हम देखते हैं। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। यह कथन सही है। देशेर कथा में देउस्कर ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक प्रभाव को उजागर किया। उन्होंने यह चेतावनी दी कि औपनिवेशिक शासन भारतीय जनमानस को बौद्धिक और नैतिक रूप से गुलाम बना रहा है और इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। यह कथन भी सही है। देशेर कथा ने स्वदेशी आंदोलन को गति दी और इसे जन जन तक पहुंचने में मदद की। इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसके विचारों ने नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों को प्रभावित किया था, जो जनता में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए उपयोग किए गए थे। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था, यह कथन सही नहीं है। देशेर कथा में देश शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से भारत के संदर्भ में किया गया था, न कि केवल बंगाल के विशेष संदर्भ में। हालांकि यह पुस्तक बंगाली में लिखी गई थी और बंगाल में इसकी गहरी पैठ थी, लेकिन देउस्कर का उद्देश्य समग्र भारतीय राष्ट्र के लिए जागृति लाना था, न कि केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कथन जो है 1 और 2 तो सही है, बट तीसरा क्या है गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या नहीं था। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, मतलब इग्नोर कर दिया था, इसमें कुछ गलती था। तो हम इस स्क्रीन में थोड़ा सा रुकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन रिजेक्टेड है। आगे है
अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल या विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विटाल विध्वंसक। अच्छा, तो ये गोपाल बाबा बलंगकर, ऑप्शन ए। तो देखते हैं इनके बारे में। प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक अस्पृश्य समुदायों के लोगों को लक्षित करते हुए गोपाल बाबा बंगलंकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। गोपाल बाबा बंगलंकर 1840-1901 समाज सुधारक थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और दलित समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया। यह पत्रिका 1888 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अस्पृश्य समुदाय को जागरूक करना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष को प्रोत्साहित करना था। तो थोड़ा और पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले ऑप्शन में है। तो ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ काम किया, लेकिन उन्हें विटाल विध्वंसक प्रकाशित नहीं की। सब में वो उसी तरह से आगे देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, सी है नगर की भूमिका, वर्गीकरण, और डी है धार्मिक अनुष्ठान। तो यहाँ पे दो टर्म है, कुल्यावाप और द्रोण माप। ये क्या है? भूमि माप की एक इकाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के प्राचीन इतिहास के समय में कुल्यावाप और द्रोण माप शब्द भूमि मापन से संबंधित है। ये शब्द विशेष रूप से प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अन्य अभिलेखों में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग खेती योग्य भूमि के क्षेत्रों को मापने के लिए किया गया था। करें एक बड़े क्षेत्रफल को मापने की इकाई थी, जो संभवतः बीज की मात्रा के आधार पर परिभाषित की जाती थी, जिससे एक कुल्या एक निश्चित मात्रा में बोया जा सकता था। अच्छा, द्रोण माप क्या है? यह भी एक भूमाप की इकाई थी, जो द्रोण यानी एक मापक बर्तन के आधार पर भूमि को मापती थी, जिसमें बोए जाने वाले बीज की मात्रा से संबंध था। 30 वक्त का ऐसा कुछ मात्रक था। एक बर्तन से कितने बीज रोपे जा सकते हैं, यही तो कहने का अर्थ है इसका। और इसमें क्या कहने का अर्थ हो सकता है? अच्छा, जो समता बीज की मात्रा के आधार पर परिभाषित की जाती थी, तो लगभग दोनों सेम ही है, लेकिन मात्रा एक में बर्तन से मापा जा रहा है और एक में वैसा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। एक निश्चित मात्रा के अनुसार। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ऐसा कहना किसका था? अशोक का था, ठीक है। दिया गया अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के धर्मलिपियों और शिलालेखों से लिया गया है, विशेष रूप से इसके 12वें प्रमुख शिलालेख से। अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया था। पर इस विशेष उद्धरण में अशोक यह सलाह दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने संप्रदाय की प्रशंसा या अन्य संप्रदायों की निंदा इस तरह नहीं करनी चाहिए कि वह धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा दे। उनका मानना था कि ऐसा करना अपने ही संप्रदाय को हानि पहुंचाता है। यह उनकी धर्म नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सामंजस्य पर आधारित था, ठीक है। तो यहाँ पे है और बाकी ऑप्शन के बारे में कुछ, जैसे कृष्णदेव राय थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन उनके शासन में से ऐसा कोई लेख नहीं मिलता है जो इस संदेश को प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए, ये तो फेमस पॉइंट है अशोक के लिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परापिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, इसका आंसर यही दे रहा होगा, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परापिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। तो देखते हैं थोड़ा सा। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परापिता शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि परापिता किस धर्म से संबंधित थे। बौद्ध जैन वाले भी बहुत कंफ्यूजन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर संस्कृत में परम पिता नहीं, सॉरी, परापिता का अर्थ है पूर्णता या पारगमन, या उन गुणों या परिपूर्णताओं को संदर्भित करता है जिनका अभ्यास एक बोधिसत्व जो बुद्धत्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है अपने आध्यात्मिक पथ पर करता है। ये परामिताएं बोधिसत्व के मार्ग को प्रशस्त करती है और इसमें शामिल है दानशीलता, शील, नैतिकता,
शांति है, यहाँ पे शांति नहीं, शांति। धैर्य, वीर्य मतलब उत्साह, ध्यान एकाग्रता, और प्रज्ञा का मतलब ज्ञान। तो ये सब क्या है, परममिताएं के कुछ भाग हैं। महायान बौद्ध परंपरा में इन 6 परममिताओं का विशेष महत्व है। हालांकि कुछ संदर्भों में इनकी संख्या 10 तक भी हो सकती है, यानी अलग अलग संदर्भ, यानी संदर्भ क्या है, अलग अलग पुस्तकों की बात करें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, इसमें परममिताओं को कहीं 6 कहीं 10 भी देख सकते हैं, ऐसा कह रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, तो जनरली इससे तो संबंधित नहीं था। सहमति की आयु इससे संबंधित था। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन तो इससे भी संबंधित था। तो 2 और 3 से संबंधित था। आइए देखते हैं आखिर है क्या। 1884 का रखमाबाई मुकदमा भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी जो महिलाओं के अधिकारों और विवाह से संबंधित कानूनी मुद्दों पर केंद्रित थी। इस मामले में रखमाबाई जो 11 साल की उम्र में दादाजी भिखा जी से विवाहित हुई थी, ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। यह मुकदमा निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित था। पहला क्या है, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार। तो यह मुकदमा प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के अधिकार से संबंधित नहीं था, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। हालांकि रखमाबाई ने अपनी शिक्षा को महत्व दिया और बाद में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान दिया, लेकिन यह मुकदमा उनके शिक्षा के अधिकार के लिए नहीं लड़ा गया था। सहमति की आयु, यह मुकदमा सहमति की आयु यानी एज ऑफ कांसेंट के मुद्दे पर केंद्रित था। रखमाबाई ने तर्क दिया कि उन्हें बचपन में उनकी सहमति के बिना विवाह में बांध दिया गया था और इसने बाल विवाह और सहमति की आयु पूर्वाग्रह को जन्म दिया था। इस मामले ने 1891 की जो एज ऑफ कांसेंट एक्ट आया था उसको प्रभावित किया, जो सहमति की आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष करने के लिए पारित हुआ था। इसीलिए यह कथन 2 सही है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, तो क्या है, यह मुकदमा मुख्य रूप से दादाजी भिखाजी द्वारा दायर दाम्पत्य अधिकारों को प्रत्यास्थापन के दावे पर आधारित था, जिसमें उन्होंने रखमाबाई को उनके साथ रहने के लिए मजबूर करने की मांग की थी। रखमाबाई ने इसका विरोध किया था और यह मामला इस कानूनी प्रावधान पर केंद्रित था, इसलिए कथन तीसरा भी क्या है, सही है। 2 और 3 सही है। आगे निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो 20वीं शताब्दी का आरंभ का मतलब है 1901, ठीक है। तो नील की खेती का ह्रास का कारण क्या था? तो बोल रहा है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ठीक है, क्योंकि जर्मनी ने कृत्रिम रूप से नील को बनाना शुरू कर दिया था, इसीलिए क्या है, भारत से जो नील का अंग्रेज लोग ले जाकर अपने देश में बेचते थे या फिर यूरोपीय देश में बेचते थे, उसकी मांग घट गया, क्योंकि जर्मनी ने आर्टिफिशियल नील को खोज लिया था। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास मुख्य रूप से इस कारण हुआ कि विश्व बाजार में नील की मांग कम हो गई थी। इसका प्रमुख कारण था कृत्रिम या सिंथेटिक नील का आविष्कार। 1897 में जर्मनी में रसायनज्ञों ने कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू किया, जो प्राकृतिक नील की तुलना में सस्ता भी था और अधिक कुशल भी था, ज्यादा इफिशिएंट भी था, ऐसा बोल सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत से प्राकृतिक नील का निर्यात अलाभकारी हो गया और नील की खेती धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है। बाकी कारण का यहाँ पे विश्लेषण है, आप देख सकते हैं। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के बढ़ते, काश्तकारों का विरोध। यह सच है कि 19वीं शताब्दी में नील उत्पादकों, यूरोपीय बागान मालिकों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ किसानों ने विरोध किया था, जैसे कि 1859-60 का नील विद्रोह, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हालांकि यह विरोध 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील के ह्रास का प्राथमिक कारण नहीं था, यह पहली घटनाएं थी, न कि ह्रास का मुख्य कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था, पर वो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। तो पाश्चात्य और प्राच्य तो पूर्वी ज्ञान होगा, भारत की तरफ का ज्ञान, पश्चिमी यूरोप की तरफ का ज्ञान। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। क्या फिर बोल रहा है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था।
तो ब्रिटिश जो नागरिक थे भारत की भाषा को पढ़ सके, जान सके, यहाँ की संस्कृति को जान सके, ठीक है, संस्कृत भाषा को पढ़ सके, हिंदी ये सब को पढ़ सके और यहाँ के बारे में जान सके, इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। ठीक है, अपने नागरिकों को शिक्षित करना चाहता था भारत के भाषाओं संस्कृति के अनुसार। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के युवा ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना था। वेलेस्ली का मानना था कि भारत में प्रभावी शासन के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाएं जैसे कि संस्कृत, फारसी और स्थानीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। इस कॉलेज में इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी ताकि अधिकारी भारत में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सके। यही आंसर है। बाकी और कथन है कि उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था, यह गलत है। वास्तव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और इसे बंद करने का प्रयास किया था क्योंकि उसके खर्चों से असंतुष्ट है। बाद में 1806 में इसे सीमित कर दिया गया और प्रशिक्षण के लिए हैलीबरी कॉलेज इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। और वो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति रुचि पुनः जागृत करना चाहता था। क्या यह पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि कॉलेज में प्राच्य विद्या की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यह प्राच्य ज्ञान को पुनर्जनन के लिए नहीं था क्योंकि उसके मतलब के लिए था, पर बल्कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए था। यह विलियम जोन्स जैसे प्राच्यवादियों के उद्देश्य से भिन्न था। फिर वह विलियम कैरी था, उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। तो ये भी गलत है। विलियम कैरी एक मिशनरी और भाषाविद थे जो बाद में कॉलेज में शिक्षक बने, लेकिन कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य उन्हें रोजगार देना नहीं था। यह एक संयोग था कि कैरी वहां शामिल हो गए थे। ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। तो इसका आंसर है 1899 और 1900 के बीच बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था उसे उल गुलान विद्रोह भी बोलते हैं। महाविद्रोह उल गुलान या महान उपद्रव एक मुंडा शब्द है जिसका अर्थ है विद्रोह या हंगामा। यह विशेष रूप से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुए आदिवासी विद्रोह को संदर्भित करता है। फिर यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र यानी वर्तमान झारखंड में हुआ था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों के शोषण और बाहरी लोगों जैसे कि मिशनरियों और व्यापारियों के खिलाफ मुंडा समुदाय के अधिकारियों की रक्षा करना था। बिरसा मुंडा ने इसे एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू किया था जिसमें उन्होंने अबुआ दिसोम, अबुआ राज, हमारा देश हमारा शासन का नारा दिया था। अच्छा, अबुआ दिसोम मतलब हमारा देश, अबुआ राज मतलब हमारा शासन का नारा दिया था। इस विद्रोह को मुंडा इतिहास में उल गुलान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित हैं क्या? अमरसी हर्षवर्धन से संबंधित हैं क्या? या कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित तो हैं। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे केवल आंसर क्या होगा? 3। तो पाणिनि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित है, यह कथन गलत है। पाणिनि एक महान व्याकरणाचार्य थे जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। उनकी समय सीमा सामान्यतः 5वीं से 4वीं शताब्दी पूर्व मानी जाती है, जो मौर्य काल से भी पहले की है। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग वंश का संस्थापक था। शासनकाल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, लगभग 185 से 149 ईसा पूर्व में। इस तरह पाणिनि और पुष्यमित्र सुंग के बीच कोई समकालीन संबंध नहीं है। ठीक है, फिर अमरसी हर्षवर्धन से संबंधित है, यह कथन भी उसी प्रकार से गलत है। ठीक है, ये संस्कृत के कोशकार थे जिन्होंने मरकोश या नामलिंगानुशासन की रचना की थी। विद्वानों के ठीक निर्धारण विद्वानों के अनुसार उनका समय 4 से 6वीं शताब्दी के बीच माना जाता है, लेकिन इसका ठीक निर्धारण नहीं हुआ है। हर्षवर्धन का शासनकाल 6 से 647 ईस्वी था। हालांकि दोनों का समय निकट हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों अमरसी का हर्षवर्धन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। लेकिन कालिदास के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम, ठीक है, इसमें सब में वही लगाना है, एक में सिर्फ लगा है, जैसे काव्य लिखे को परंपरागत रूप से गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इस शासन कालीन 375 से 400
15 से जोड़ा जाता है। गुप्त वंश का ये सुवर्ण कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था और कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नम्र, यहाँ पे सिर्फ क्या है, तीसरा सही है। और भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवारजक तो साथ में इधर जो मिलाना है परित्यागी व भ्रमणकारी, ठीक है, तो ये मिलान सही है। कौन सा सुमेलित ये पूछ रहा है। श्रमण जो होता है उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म या अजीवक होते थे और ये सन्यासी प्रवृत्ति के लोग थे। उच्च पद प्राप्त पुजारी तो नहीं हो सकते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले उस समय, ठीक है, तो ये गलत है। उपासक तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी को उपासक कहा जाता था, ये कथन को सही माना गया है। तो यहाँ पे 1 और 3 तो है भी नहीं, अच्छा है ऑप्शन बी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में दिए गए युग्मों का मूल्यांकन करते हैं। परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, यह सही सुमेलित है। परिवारजक शब्द संस्कृत से लिया गया जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला या परित्यागी। प्राचीन भारत में परिवारजक वे सन्यासी तपस्वी थे जो सांसारिक जीवन का त्याग कर ज्ञान की खोज में भ्रमण करते थे। यह शब्द वैदिक और बौद्ध दोनों संदर्भों में प्रयोग होता है। श्रमण है उच्च पद प्राप्त पुजारी, श्रमण का अर्थ है श्रम करने वाला या तपस्वी, और यह उन धार्मिक सुविधाओं को संदर्भित करता है जो वैदिक परंपरा के बाहर थे, बौद्ध, जैन और आजीविक। श्रमण पुजारी नहीं थे बल्कि वे साधक थे जो आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की खोज करते थे। उच्च पद प्राप्त पुजारी वैदिक परंपरा के ब्राह्मण या पुरोहित की श्रमण से। फिर बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, यह सही सुमेलित है। उपासक या उपासिका यदि स्त्री हो तो। बौद्ध धर्म में उन गृहस्थ अनुयायियों को कहा जाता था जो भिक्षु या भिक्षु नहीं बनते थे बल्कि साधारण जीवन जीते बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। फिर वे बौद्ध संघ को सहायता प्रदान करते थे और पंचशील जैसे नियमों का अनुसरण करते थे। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदोरा और चौल किस लिए विख्यात थे। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो घंटाशाला, नगर घंटाशाला, कदोरा तथा चौल, ये सब जो है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह को कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है। गुप्त राजवंश लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी के काल में भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास अपने चरम पर था और इस दौरान विदेशी व्यापार भी वृद्धि हुई। नगर घंटाशाला और चौल इस संदर्भ में महत्वपूर्ण थे क्योंकि विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। तीनों के बारे में देख लेते हैं। घंटाशाला, यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने के पास स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था। यह दक्षिण पूर्व एशिया और रोम के साथ व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि सिक्के और मिट्टी के बर्तन इसके व्यापारिक महत्व को दर्शाते हैं। फिर है कदोरा, यह संभवतः कदूर या कावेरी पट्टनम का संदर्भ हो सकता है जो तमिलनाडु में कावेरी नदी के पास एक प्राचीन बंदरगाह था। इसे पुहार के नाम से भी जाना जाता था और यह संगम काल से ही रोम, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध काल में भी इसका महत्व बना रहा था। फिर चौल की बात करें तो यह महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था। यह अरब सागर के माध्यम से मध्य पूर्व अफ्रीका और रोम के साथ व्यापार का केंद्र था। गुप्त काल में यह पश्चिमी भारत का एक प्रमुख व्यापारिक स्थल था। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य, तो भिलसा क्या मध्य प्रदेश में है, तो है, अभी भी वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में न होकर कर्नाटक में है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। गिरनार तो गुजरात में है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में न होकर ये कहाँ है, हरियाणा का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो गया, 4 और 2, तो 1 और 3 सही हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो भिलसा मध्य प्रदेश, यह सही सुमेलित है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, ये गलत है और ये है कहाँ, होयसलवंश की राजधानी थी जो वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है। फिर गिरनार गुजरात, ये सही है। गिरनार प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थल था जो वर्तमान में गुजरात के जूनागढ़ के रूप में पहचाना जाता है, यानी कि गिरनार को अब जूनागढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश का भाग न होकर स्थानेश्वर प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध स्थल था
जो वर्तमान में हरियाणा के थानेसर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, स्थानेश्वर को अब थानेसर बोलते हैं। यह हर्षवर्धन की राजधानी भी थी और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अभी के अनुसार वर्तमान की बात कर रहा है। मुरैना के समय में स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर का यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो ये वृत्ताकार मंदिर होना चाहिए। चलो, भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर ही तो वृत्ताकार मंदिर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, तो ये भी गलत है। तो इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। शायद इसके बारे में ही क्वेश्चन कभी कभी संसद भवन से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि संसद भवन का जो गोलाकार निर्माण हुआ है वो किससे प्रेरित है, तो यही आंसर होता है 64 योगिनी मंदिर। तो ये 4 और 1 सही होना चाहिए, 1 और 4 यहाँ पे क्या है, सही है। तो मुरैना मध्य प्रदेश के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर एक ऐतिहासिक और स्थापत्य की दृष्टि महत्वपूर्ण संरचना है। प्रत्येक कथन का मूल्यांकन करते हैं। करैया कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, यह सही है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कच्छ पघात राजवंश 9वीं शताब्दी के शासनकाल में हुआ था। यह वृत्ताकार मंदिर है जो इस क्षेत्र में योगिनी पूजा से संबंधित है। कच्छ पघात शासक इस क्षेत्र के शक्तिशाली राजवंश थे, जिन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, यह गलत है। हालांकि 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार डिजाइन के लिए भारत का एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। अन्य उदाहरणों में यदि बोला जाए तो ओडिशा का हीरापुर 64 योगिनी मंदिर और तमिलनाडु के कुछ मंदिर भी शामिल हैं। इस प्रकार ये दावा क्या होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, ये गलत बोल रहा है। 64 योगिनी मंदिर शक्ति पूजा यानी विशेष रूप से योगिनी की उपासना से संबंधित होता है, न कि वैष्णव पूजा पद्धति से। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है, जो तांत्रिक और शैव शक्ति परंपराओं का हिस्सा है। ठीक है, वैष्णव होता था विष्णु का, वैष्णव पूजा का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, यह सही है। मुरैना के 64 योगिनी मंदिर का वृत्ताकार डिजाइन और इसकी संरचना ने यह लोकप्रिय धारणा उत्पन्न की है कि यह भारतीय संसद भवन यानी पहले वाला जो संसद भवन था उसके बारे में, अब तो नया बन गया ना। ठीक है, संसद भवन यानी संसदीय मार्ग नई दिल्ली के डिजाइन के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। क्या अभी वाला तो बोल रही है, हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः प्रमाणित भी नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इसके गोलाकार स्वरूप और संसद भवन की समानता के कारण यह धारणा प्रचलित हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए यहाँ पांडु की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। इसके लिए आंसर को माना जा रहा है धौलावीरा में ऐसा किया गया था। फिर से स्टेट में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ पांडु की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। ये धौलावीरा में। प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता के नगर अपनी उन्नत नगर नियोजन और जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो स्थित है, अपने अत्यंत उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष रूप से सुप्रसिद्ध है। ठीक है, तो धौलावीरा के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच फला फूला। यहाँ बांधों की एक श्रृंखला बनाई गई थी जो वर्षा जल को संचयन करने और उसके जलाशयों में संग्रहित करने के लिए थे। इन जलाशयों को नहरों के माध्यम से जोड़ा गया था जिससे जल का कुशल प्रबंधन और वितरण संभव हो सका। यह प्रणाली इस शुष्क क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए अभिनव थी। धौलावीरा में पत्थर से तराशे गए जलाशय और नहरें आज भी पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मौजूद। ठीक है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश का मतलब होता है 100 साल का होता है एक शताब्दी ना। तो 17वीं शताब्दी 1 से 1625 के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे, ये टाइम पीरियड के अनुसार चुनना है। तो ये आंसर दिया जा रहा है सिर्फ भरूच, चिकाकोल और त्रिचिनोपोली
में भी ईस्ट इंडिया कंपनी हो सकते हैं, बट इस समय काल में नहीं, केवल एक हो जाएगा। फिर 17वीं शताब्दी में पहले चतुर्थांश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक आधार स्थापित करने शुरू किए थे। इस दौरान कंपनी ने कुछ प्रमुख स्थानों पर अपने कारखाने, ट्रेडिंग पोस्ट या फैक्ट्री स्थापित किए थे। अब प्रत्येक विकल्प को देखते हैं तो भरूच को सिर्फ देखेंगे। ठीक है, भरूच गुजरात में स्थित, जिसे तब ब्रोच कहा जाता था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रारंभिक व्यापारिक केंद्र था। कंपनी ने 1616 में यहाँ अपना कारखाना स्थापित किया था। यह पश्चिमी भारत में उनके व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से वे कपास, मसाले और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। यह 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में आता है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में किन राज्यों का शासन रहा था? तो एक तरह से ये टफ क्वेश्चन ही माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, ठीक है, भारत, उत्तर भारत में यदि कहा जाए तो किनका शासन था? यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा ये है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है। तो मगध के गुप्त, ठीक है, फिर थानेसर की पुष्यनिभूति, कनौज की मौखरी और बल्लवी की मैत्रक, ये 4 का था। ये दोनों का नहीं माना जा रहा है। ठीक है, मालवा के परमार और बल्लवी के मैत्रक का जो समय काल है गुप्त वंश के पतन से लेकर हर्षवर्धन के उत्थान तक में नहीं माना जाता है, और भी उत्तर भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन बी। गुप्त वंश का पतन 6वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है, लगभग 550 ईस्वी के आसपास, और हर्षवर्धन का उत्थान जो होता है 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। 606 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। इस बीच के काल में उत्तर भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। अब प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करते हैं। मगध के गुप्त, यह सही। गुप्त वंश के पतन के बाद मगध के गुप्त या उत्तरकालीन गुप्त जिसको बोलते हैं नामक एक शाखा ने मगध क्षेत्र में कुछ समय तक शासन किया था। ये गुप्त वंश के मूल शासकों से अलग थे, लेकिन उन्होंने 6वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत में अपनी सत्ता बनाए रखी थी। मालवा के जो परमार थे यह गलत है। परमार वंश, जिन्हें परमार या पंबार वंश भी कहा जाता है, का उदय मालवा में 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था। गुप्त पतन और हर्षवर्धन के उत्थान के बीच 6वीं से 7वीं शताब्दी की बात ही कर रहा है, लेकिन ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में था, इसलिए तो समकालिक नहीं होंगे, में शक्ति में नहीं थे। फिर है थानेश्वर के पुष्यभूति, यह सही है। पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, थानेश्वर ने वर्तमान हरियाणा में, जो अभी हमने देखा पीछे कुछ क्वेश्चन में, क्रमिक 6वीं शताब्दी में उभरा था। हर्षवर्धन इसी वंश से थे और उनके पिता प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर में शासन किया था। यह वंश इस काल में महत्वपूर्ण था। कनौज की मौखरी की बात किया जाए तो यह भी सही है। मौखरी वंश कनौज में था। वे गुप्त वंश के पतन के बाद उभरे और हर्षवर्धन के उत्थान से पहले तक प्रभावशाली रहे थे। हर्षवर्धन ने बाद में मौखरी राजकुमारी राज्यश्री से विवाह किया और कनौज को अपनी राजधानी बना लिया। देवगिरी के यादव, यह गलत है। यादव वंश या सेगुन यादव का शासन देवगिरी यानी वर्तमान दौलताबाद महाराष्ट्र में 12वीं से 13वीं शताब्दी में था। ठीक है, तो यह काल गुप्त पतन और हर्षवर्धन के समय से बहुत बाद का है, साथ ही साथ उत्तर भारत का भी नहीं है। बल्लवी के मैत्रक, यह सही है। मैत्रक वंश ने बल्लवी वर्तमान गुजरात में 5वीं से 8वीं शताब्दी तक शासन किया। गुप्त वंश के बाद ये पश्चिमी भारत में ही महत्वपूर्ण शक्ति थे और हर्षवर्धन के समय तक शाली रहे थे। ठीक है, तो इसको माना गया है। आंसर यहाँ पे 1, 3, 4 और 6। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो पुर्तगाली का एक लेखक है नुनीज, इतिहासकार बोल सकते हैं। ठीक है, घूमने वाला इतिहासकार। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो कुश्ती में तो माना जाता है कि ऐसा था, कुश्ती में भी निपुण थी। फिर है ज्योतिष शास्त्र, तो इसमें भी निपुण थी। लेखाकरण, तो इसमें भी निपुण थी। भविष्यवाणी, इसमें भी निपुण थी। तो 1, 2, 3, 4 चारों। पुर्तगाली यात्री और लेखक प्रणव नुनीज ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अपने यात्रा वृत्तांत में वहां के समाज, संस्कृति और लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति उल्लेखनीय थी और विभिन्न क्षेत्रों में निपुण थी। कुश्ती, यह सही है। नुनीज ने लिखा कि विजयनगर में कुछ महिलाएं कुश्ती में प्रशिक्षित थीं और इस कला में भी निपुण थी। यह उस समय सामाजिक ढांचे में एक असामान्य और रोचक पहलू था जो महिलाओं की शारीरिक शक्ति और प्रशिक्षण को दर्शाता है। फिर ज्योतिष शास्त्र, यह भी सही है। नुनीज ने उल्लेख किया कि विजयनगर की महिलाएं ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी में कुशल थी। वे ग्रह नक्षत्रों की गणना और भविष्यवाणी करने में पारंगत थी, जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हुआ करता था। लेखाकरण, यह सही है। नुनीज के अनुसार कुछ महिलाएं लेखाकरण यानी अकाउंटिंग, अच्छा लेखाकरण इस रूप में है, अकाउंटिंग में निपुण थी। वे व्यापारिक लेन देन और हिसाब किताब रखने में सक्षम थी, जो विजयनगर के समृद्ध व्यावहारिक समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। फिर है भविष्यवाणी, यह भी सही है। नुनीज ने लिखा है कि विजयनगर की महिलाएं भविष्यवाणी यानी डिविनेशन में कुशल थी। यह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसमें अन्य पारंपरिक विधियां भी शामिल थी, जैसे संकेतों और शकुनों की व्याख्या करना। तो नुनीज के वृत्तांत के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी सभी क्षेत्रों में निपुण थी। यह उस समय के समाज में महिलाओं की बहुमुखी प्रतिभा और महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन देख लिया, तो मिलते हैं कल। ठीक है।